अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज इमरान खान साहब की अपने वकील अली बुखारी साहब से मुलाकात हुई। काफ़ी दिनों के बाद ये मुलाकात हुई है। उसमें कुछ बातें हुई। अली बुखारी साहब ने बाहर आके मीडिया से भी बात की, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर गर्दिश ये कर रही है कि कुछ निज़ाम में तब्दीली की बातें हो रही हैं। खान साहब से माफ़ी तलाफ़ी की बातें भी की जा रही हैं, उनको इस तरह के मशवरे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है? और ख़ुद इस सारे हालात में, ये जो भी हालात का जबर है, कुछ भी आप इसको कह लें, तहरीक इंसाफ का अपना क्या किरदार है इसमें, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ ओवरऑल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है, कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। और हालिया ये जो बारिशें हुई हैं उससे जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मौजूदा ये जो मौसम है इसकी वजह से किसानों को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमने देखा कि इस साल जो अदाद शुमार आए, किसान क्लेम करते हैं कि 2000 अरब रुपए का नुकसान तो सिर्फ गंदम की फसल में हुआ। इन हालात के बाद, इस मौसम के बाद क्या किसी मज़ीद नुकसान का अंदेशा है? किसानों के नुमाइंदे से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ऑफ़र दी जा रही है, एक तरह से मीडिया के ज़रिए कहा जा रहा है, लोग, आई डोंट नो वल्लाह आलम कितनी संजीदा ये ऑफ़र है। बुरी तो ऑफ़र नहीं है मस्ती खेल साहब, अगर ये ऑफ़र आप लोगों को मिल रही है तो मामलात को आगे लेके चलें, या कोई एक फुट पीछे आप कौन सी ऑफ़र जी? कि ये जी माफ़ी मांग लें खान साहब और कहें कि जी अब हमसे गलती हो गई तो मान लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने मुझे मौका दिया और मुझे अपना माफ़ी ज़मीर और अपनी पार्टी का माफ़ी ज़मीर बयान करने का। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये मैं समझता हूँ आजकल टॉक ऑफ टाउन है। देखें जी, माफ़ी मांगे, किस चीज़ की माफ़ी मांगे? अगर तो वो गलती करे, कोई ऐसी ज़्यादती करे, जो ऐसा नाहक करे जिसकी माफ़ी हम मांगें। और दूसरी बात ये है जी कि जो ये आजकल इसका, अगर आपका जो रेफरेंस है जो वड़ाई साहब के कॉलम की जानिब है, तो पहले तो हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि कॉलम जो लिखा गया है कि उन्होंने कोई ऐसी बातें भी की हैं कि नहीं जी। जो मैं समझता हूँ कि रात को वाडा साहब को मैं सुन रहा था तो वाडा कह रहा था कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये उन्होंने अपनी तरफ से लिख दी है जी। तो इसमें ये है जी कि खान साहब ने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कहा था कि ये फ़ौज भी मेरी है और ये मेरे भाई और बेटे हैं, और मैं भी बड़ा कैटेगोरिकल दो टोक हूँ। हम जो हमारी काज़मी साहब, जो हमारी ये जदोजहद है, जो आइनी है, जो जमहूरी है, जो सियासी है, ये रूल ऑफ लॉ के लिए, ये सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामान के लिए हम आज़ाद मीडिया की जंग लड़ रहे हैं, आज़ाद अदलिया की जंग लड़ रहे हैं। जो आईने पाकिस्तान ने हमें राइट्स दिए हैं, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। देखें जी कि एक दो वर्शन है, इसमें मैं थोड़ी सी आपसे एक मिनट, बहुत ही ये बारीक नुक्ता है और अभी तक मेरे ख्याल में किसी ने एड्रेस नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारे पे इल्ज़ाम है जी कि ये पीटीआई ने 9th में करवाया है जी, और उसमें पीटीआई की लीडरशिप और इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान ने जो है अपने लीडर्स को कहा, लीडर के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है जी। और ये जो है ये चढ़ दौड़े हैं हमारे कैंट में, और इन्होंने जनाब हमारे जो है वो शुहदा की बेहरमती की है और जो आर्म्ड फोर्सेस के मोनूमेंट हैं उनकी की है। आज मैं एक तो इसकी सबसे पहले मजम्मत करता हूँ कि कोई सोच ही नहीं सकता, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम का इस पे एतमाद है कि ये फ़ौज भी हमारी है, ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, को सोच ही नहीं सकता। ठीक है, हम पॉलिटिकल फोर्स हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी जो जिद्दोजहद है वो आईनी जिद्दोजहद है और कानूनी जिद्दोजहद है, और हमने अपने हाथ में ना कोई कलेक्शन को पकड़ी हुई है, ना हम जो है हमने को बॉडी पे वो खुद को जैकेट पहनी हुई है, टैंक पे आ रहे हैं। हम तो निहत्ते लोग हैं, हम तो बेचारे, हम पे जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, फस्तायत हुई है। दूसरा उस पर एक हमारा स्टांस है और एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का और हमारे मुखालफिन का स्टांस है। ठीक है, कि वो ये कहते हैं जी कि 9th में जो है ये पीटीआई ने करवाया, हम कहते हैं कि हमने नहीं करवाया, हमारे ख़िलाफ़ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हमें खान साहब को जो है वो लेट डाउन करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए और हमारी पार्टी को बैन करने के लिए उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश की है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा फुल फ्लैज ट्रांसपेरेंट
जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बनाए कमीशन जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अगर इसमें ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी आपको कमीशन कबूल है, बेशक आईनी बेंच ही सुन ले ये मामला। हम देखें जी उसकी बात, हालांकि 26th अमेंडमेंट के बाद काज़मी साहब आपको पता है कि जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं तो वो तो लिखे पड़े फैसले आ रहे हैं। हर किसी को पता है कि इंस्टॉल्ड रजीम है, अवाम का मैंडेट तो ये लेके लोग आए हुए नहीं है जी, अवाम ने उनको वोट नहीं डाला, इन्होंने हमारा मैंडेट छीना दिन दिहाड़े, हमारी पार्टी को बैन किया गया, हमें गोलियां मारी गई, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, क्या किया, जुल्म जबर फस्तायत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि पिछले 300 साल में रूए ज़मीन में इतना जबर और फस्तायत नहीं की गई जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उनके पार्लियामेंटेरियन और वर्कर के साथ और अवाम के साथ की गई। मैं ये कह रहा हूँ, मैं समेट रहा हूँ अपने, जी मैं समेट रहा हूँ सर, कि मैं ये समेट रहा हूँ कि देखें जी कि हम चाहते हैं कि एक फ्री कहता है कि आपने करवाया, हम उसको डिसोन करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, हमारा ये काम नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, ये कौन डिटरमिन करेगा। आईने पाकिस्तान के तहत एक ऐसा फोरम होना चाहिए ये डिटरमिन करे। और खान साहब ने ये वादे दो टोक कहा हुआ है कि आपके पास अगर किस किस्म के क्रेडिबल प्रूफ्स हैं और कैमरा के प्रूफ्स हैं और आपके पास वीडियोस हैं तो काइंडली आप हमें दिखाएं। अगर कोई इस किस्म का पीटीआई का वर्कर हुआ, पीटीआई का लीडर हुआ, सनाउल्लाह मस्ती खेल हुआ, ठीक है, मेरा बेटा हुआ, मेरा भाई हुआ, मेरा कोई हुआ, तो उसको करार वाक़ की सजा दें। पर सर वो सजाएं तो मिली है ना आपके लोगों को। देखें ना, फैसलाबाद से अदालत का फैसला आया, इस्लामाबाद से आया, लाहौर से आया, 2 पुलिस वाले उनकी गवाहियां आई हैं, उनके बंदे टेबल के नीचे थे, उन्होंने सारी चीजें सुनी, तो सजाएं तो हो गई हैं। काजी साहब मैं एक आप तो माफी मांग, काजी साहब मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ साथ साथ। ये हमेशा ये रूल ऑफ द लॉ है कि किसी कोर्ट में अगर गवाह को जज ठुकरा दे कि ये मैनिपुलेटेड है, ये फॉल्स है, ये फेक और झूठा है और ये मुखालफीन को खिलाफ साजिश की गई है, तो उसकी गवाही की दूसरी कोर्ट में भी अहमियत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। वो सरगोदा की कोर्ट में वर्डिक्ट आ चुका है, वही गवाह है मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। और देखें जी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मलिक अहमद ख़ान भच्चर हैं जी, जी इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे यूँ समझे मेरा उसके साथ 3 पुश्तों का तल्लुक़ है, इंतहाई शरीफ नफ्स बावकार इंसान है। उनके बारे में अदलिया लिखती है जी कि ना इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है, ना प्रोसिक्यूशन ने को प्रूफ दिया है, ना किसी किस्म के कोई शवाहिद है खुफिया या ज़हरी, लेकिन चूँकि इनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसाफ से है इसलिए मैं इनको सज़ा दे रहा हूँ। तो ये तो फिर कोई असूल ना हुआ। अच्छा सर, ये अब देखें ना सर, अगर आप मन मर्जी फैसलों के ज़रिए पॉलिटिकल लोगों की स्लॉटरिंग करें और उनको करार वाक़ई सज़ा दें तो क्या इसको कोई मानेगा? कोई जस्टिफाइड मानेगा? कैसे मानेगा? अच्छा, ये जो ज़िमनी इंतखाबात का मामला है, ये एक खान साहब की राय ये है कि इनमें इंतखाबात नहीं, हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? फैसला तो सर जो मेरे लीडर ने करना है, जो कैद ने करना है, वो हतमी होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हैविंग सेड ऑल दिस, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में बड़ी इस पर डिबेट हुई है और बड़ी कंसल्टेशन हुई है। हमारा नुक्ता नज़र ये है जी कि पॉलिटिकल फोर्स जो है वो स्पेस नहीं छोड़ती जी। हम रूल ऑफ लॉ की, आईने पाकिस्तान की, जैसे मैंने जिक्र कर जो रेपिटेशन में नहीं करना चाहता कि जो हमारी एक फिलॉसफी है पीटीआई की, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। अगर हम स्पेस छोड़ेंगे, पहले देखें जी इलेक्शन तो हम जीत गए हैं जी, 180 सीट हमारी बनी है, उन्होंने हमारा मैंडेट छीन लिया है, फॉर्म 47 लगाएंगे फिर हमें हराएंगे, हमारी सीटें छीनेंगे। लेकिन एटलीस्ट अगर हम जो है वो कंपेन करेंगे, हलकों में जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, तो हम तो उनको बेनकाब करेंगे कि जुल्म को, ज़्यादती को, फस्तायत को, नाइंसाफ़ी को, ये कैंगरू कोर्ट्स के फैसलों को, जो पॉलिटिकल स्लॉटरिंग हो रही है, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप खाली करें। मैं जमहूरियत पे, मैं समझता हूँ जमहूरियत पे अटैक किया गया है सर। लीडर ऑफ द अपोजिशन को डिस्क्वालीफाई करना, मेरे अपोजिशन लीडर को पंजाब में सेनेट में और कौमी असम्बली में उनको डिस्क्वालीफाई करना और कन्विक्ट करना, ये जमहूरियत पे, ये आइन पे, और मैं समझता हूँ कि आज़ादी फ़िक्र पे, हुर्रियत पे और खुददारी और गैरत पे अटैक है। अच्छा सर, और इसकी बड़ी कंपल्शंस होगी और ये लोग जो अब फॉर्म 47 वाले बैठे हैं ये रोएंगे, इनकी स्पेस ख़त्म हो गई है। अच्छा सर, जिस तरह आपने भी कहा कि स्पेस ख़त्म होगी, आप भी उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वहाँ पे दीगर मोज़ेज़ जो कायदीन हैं दीगर जमातों से वो भी बैठे हुए हैं। आप लोगों की कभी आपस में ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है कि कहीं पे आप डिस्कस करते हैं कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, दीगर सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ होता है? बिल्कुल, उसमें में बड़े इंतहाई जो उनकी कद काट के लोग हैं, जहाँ कुलीग रहे हैं, पुराने क्लास फेलों में 2 से ऑनवर्ड MPs भी रहे हैं, MNS भी रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारी स्पेस ख़त्म हो गई है जी।
और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो पिछले दिनों मरी में जो मुलाकात हुई है, वहाँ पे ये डिस्कशन और ये टॉपिक भी छिड़ा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो पंजाबी की कहते हैं जी, अंदरों सड़ाए बैठे है जी, लेकिन उसकी बेटी ते मियाँ शहबाज शरीफ साहब जरा उन्हें कुछ करना नहीं दे रहे जी। पता नहीं वो कब फटते हैं, कब ये फैसला करते हैं, क्या करते हैं। और मुझे एक मेरे उनके एक बड़े करीबी फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि खान साहब के भुट्टो का मर्डर, भुट्टो की फांसी, बेनज़ीर का मर्डर, मियाँ नवाज़ शरीफ को 99 में कू के ज़रिए हटाना, उसको गिरफ़्तार करना, उसकी बेटी को गिरफ़्तार करना, फिर इमरान खान को गिरफ़्तार करना, ये तमाम जो कुर्बानियाँ लोगों ने जमहूरियत के लिए दी, आइन के लिए दी, सिविल लिबर्टीज़ के लिए दी, वो ज़ाया हो गई हैं जी। क्या हो गई है सर? ज़ाया हो गई। उन्होंने इक़्तिदार और इख्तियार और ज़ाती मफाद की खातिर अपनी हर चीज़ का सौदा कर दिया है, सियासत का सौदा कर दिया है, ज़मीर का सौदा कर दिया, अपनी खुददारी और गैरत का सौदा कर दिया। देखें जी, हम भी, पर आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को इस चीज़ का मलाल भी है, जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, ये पार्टी की सोर्सेज बताती हैं जी। बिल्कुल उनको मलाल है सर, उनको मलाल है। और मैं बड़ी इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, बड़ी क्रेडिबल, और मैं बता रहा हूँ कि उनको मलाल है। और पर वो क्या मतलब मसला ये ना कि सर कि वो फिर मलाल है तो बम भी किसी टाइम पे फटता है। अब अगर शबरात मलाल उनको ये है जी कि वो तलाश में है जी कि किसी तरह किस तरह से एक नेगोशिएशन जो है वो पोजीशन के साथ वो बहाल हो। ठीक है, उसमें एक देखें ना, आज भी इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि पीटीआई वाले इतने कमज़ोर हैं, ये तो कोई तहरीक भी नहीं चला सकते। तो आप लोगों की सियासी कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि मियाँ साहब भी समझ रहे हैं कि इनके होते हुए फिर इस वक्त मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो प्रोफेसर रहे हैं, वो प्रोफेसरी पढ़ाएँ, तो मैं उनके तराम के साथ कहता हूँ ये सियासत जो है हमारे लोगों का काम है, जो फील्ड के लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो वहाँ का वोट लेके आते हैं। वो तो देखें जी, अगर हमें अलाउ करें ना सर, हम इनका तिगनी का नाच नचा देंगे। इतनी बड़ी ये फस्तायत, जुल्म, जबर लोगों को निकलने नहीं दे रहे। मेरे भाई की डेथ हुई सर, तो मेरे 2 साल के बाद मेरे घर के दरवाजे खुले। ये कैसे बात कर रहे हैं? वर्कर्स के घर छाप पे चादर और 4 दीवार तक करता। हाँ, हैविंग सेड ऑल दिस, काज़मी अपना अतर भाई कि हम अव्वल और आखिर पॉलिटिकल लोग हैं। ठीक है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम डायलॉग पे यकीन करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें डायलॉग की ऑफ़र की है तो क्या उनमें कोई ये अथॉरिटी, ये पावर है? ये हिज मास्टर्स वॉइस हैं, उनको तो हर घंटे के बाद नया सबक पढ़ाया जाता है जी। जिनमें इतनी सलाहियत नहीं है जितनी तक जो मेरे बुज़ुर्ग ये फरमा रहे थे। मेरा उनसे सवाल ये है कि हम जो है जी, हम जमहूरी लोग हैं, हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं। ठीक है, आईनी फ्रेमवर्क के अंदर सर, जो हमारा आईनी फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें हम तैयार हैं। लेकिन जब आप जेल मैनुअल्स की खिलाफ वर्जी करके खान से मुलाकात ही नहीं करवा रहे, आप हाई कोर्ट के जजेस के फैसले भी नहीं मान रहे, आप इतनी ताकत ही नहीं, आप पार्लियामेंटेरियन, आपके क्या कहते हैं, पार्लियामेंट से गिरफ्तार हो रहे हैं, आप हमारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, आप वो भी नहीं करवा पा रहे। इतनी बड़ी जो बातें आप हमसे कर रहे हैं और कहते हैं जनाब के पीटीआई वाले कमज़ोर हैं। पीटीआई वाले कतन कमज़ोर नहीं है, पीटीआई वाले जुल्म, जबर, फस्तायत का मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं। आपने हमारा सांस तक छीन लिया है, आपने कब्रों तक जो है उन पर पैरे लगा दिए। लेकिन इस तमाम तरनाम मसाइल हालात के बावजूद हम झगड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी हकीकी आज़ादी की जो ये जंग है, अच्छा, ये इंशाअल्लाह मनताज होगी किस पे? जब हक की फतह होगी, सच की फतह होगी, तमाम इदारे बैठ के आईने पाकिस्तान वैसे ब्रीफली किरदार अदा करेंगे। ब्रीफली कमेंट कर दें कि देखें ना, हुकूमती वुज़रा भी निज़ाम से कोई खुश नहीं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेट पुर्तगाल में ज़मीनें खरीद रहे हैं, वो शिकायत अवाम को लगा रहे हैं, तो ना खुश आप हैं ना वुज़रा खुश है, तो फिर अवाम किधर जाए? ब्रीफली कमेंट कीजिए। उसमें सर ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि वज़ीर दिफा हैं, पाकिस्तान के बड़े सीजन सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स में सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। सवाल मीडिया को करना चाहिए कि आपने किसके बारे में ये निशानदेही की है? सर आप अपने मसाइल मीडिया को कितना फंसा रहे हैं। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक पे आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुनीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर ज़रा पहले ये बताइएगा कि आजकल माफ़ी तलाफ़ी की काफ़ी ज़्यादा जो है बाज़गश्त है, आपको लगता है कि ये मामला इतना ही सादा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ मामला तय करेगी, माफ़ी होगी और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगी? बात ये है अतर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट्स है मेरे ख्याल में। वो इसलिए कि देखिए, माफी के बारे में तो आपको याद होगा 7 मई 2024 को DGI SPR ने कहा था कि सिद्क़े दिल से माफी मांगे।
तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि जो मेरी खबर है वो ये है कि ये भी जो बात की गई है इसका ताल्लुक ऐसे है कि जी माफी मांगना एक एक्ट है, माफी का कबूल होना बाद की बात है। यानी माफी मांगी जाए या उससे उसको रिग्रेट किया जाए या जिस तरह भी उसको इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने के बाद ये जो केसेस हैं और ये मामलात इस तरह से ठीक होंगे। हाँ, ये ठीक बिल्कुल हो सकते हैं जैसे माजी में होते रहे हैं, अगर कोई ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बस जी ठीक है, और किसी को अब रास्ता हमवार करना है, तो जैसे आपको पता है फिर रास्ते हमवार माजी में होते रहे हैं। तो मैं तो क्योंकि एक बड़ा आदना सा तालिब इल्म हूं तारीख का, तो मेरे लिए तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ गाइडेंस वही होता है ना कि मैं माजी को देखते हुए कह सकता हूं कि जी अगर मामला तय हो जाए तो फिर तो आपको पता है बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, जब माजी में हम देखते हैं कि मामला तय होते हैं, अक्सर हमें तब पता चलता है, आवाम को तब पता चलता है जब बहुत सारे मामला तय हो चुके होते हैं। अगर कोई ऑप्शन दिया जाएगा खान साहब को, आपको लगता है कि वो इतना पब्लिकली ऑप्शन दिया जाएगा? खान साहब तो देखें ना, रियासत की तहवील में है, हुकूमत की तहवील में है, डायरेक्ट भी कोई उनको मैसेज भेजा जा सकता है, या फिर इस तरह की पब्लिक मैसेजिंग जरूरी होती है? बात एक ज़हन में रखिएगा अतर साहब, इसमें दो फर्क है। एक ये कि जो इस वक्त नौयत है तनाज़े की या इशू की, माजी में भी आपको पता है बाजवा साहब के साथ जो भी इशू था या जो फॉलिंग आउट हुई, फिर इमरान खान साहब आए, लेकिन उसमें ये 9 मई वगैरह उस तरह से वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती थी और मामलात थे। आपको पता है 1 साल ही के बाद ही मियां नवाज शरीफ साहब तो 2019 के आखिर में बाजवा साहब ने उन्हें बाहर भिजवाया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बात वो सबको पता है। तो जब वो बाहर तशरीफ ले गए तो इंडिकेशंस तो आपको आना शुरू हो जाती है ना कि नरमी कोई ना कोई रास्ता निकल आया है। वो रास्ता हमें एक तो यहां नजर नहीं आया। दूसरी बात आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब के दीगर जो साथी थे उन्होंने कैद बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, मसाइल रहे उनके, वो अब खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर रहे या क्या, लेकिन उसमें एस्टेब्लिशमेंट ये जरूर कहते थे जी हमने नहीं रखा हुआ। बाद में सब कुछ जो माजी एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो कहते नहीं जी हमारा ताल्लुक नहीं है इससे, ये तो खान साहब की ख्वाहिश पे सब कुछ हो रहा है, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इवेंचुअली आप देखें बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन चाहिए थी और उनको चाहिए था कि भाई मुझे ये वैलिडेशन पीएमएलएन से ज्यादा कौन दे सकता है, तो सारे लाइन में खड़े हो गए, सबने वोट दे दिया। यहाँ जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ नौयत के हैं। यहाँ एक तो पर्सन स्पेसिफिक भी चीजें हैं, यानी खान साहब की तबीयत, उनका होना। मेरे नजदीक, मैं ये बिल्कुल इस बात पर मैं कोई मुझसे इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ये अफामो तफहीम, रेग्रेट, कंडेमनेशन, माफी, ये सब कुछ इनका मुरक्कब कुछ वो दे सकते हैं, मतलब वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं सिर्फ एक सूरत में, अगर उनके लिए ये गारंटी हो कि भाई मेरा इक़्तिदार इसके बाद मुझे वापस मिल रहा है, मैं पॉपुलर हूं और नए इलेक्शन की सूरत में किसी भी तरीक़ाकार से मेरे लिए रास्ता हमवार हो रहा है, तो फाइन, वो सियासतदान है। वो कौन से रेवोल्यूशनरी है? हमारे मुल्क में रेवोल्यूशनरी तो कोई भी नहीं है ना, पावर पॉलिटिक्स सारे करते हैं। तो ना वो रेवोल्यूशनरी है, ना वो मिलिटेंट है, ना वो रेडिकल है। उन्होंने अपना रास्ता देखना है कि अच्छा भाई गारंटी मिल गई है तो मैं अब ये सब करके, तो लोग तो भूल जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं आज भी इमरान खान साहब को इक़्तिदार गारंटीड हो तो उनका वोटर सपोर्टर कभी उनको कंडेम नहीं करेगा जी कि खान साहब ने इस पे रिग्रेट क्यों किया या माफी क्यों मांगी या ये करो, ठीक है गलती होनी थी, हो गई, वाटर अंडर द ब्रिज, माफी, आगे चले, इक़्तिदार मिल रहा है तो उससे अच्छी क्या बात। ठीक है। अच्छा, ये जो सारा निज़ाम है पर भी बातचीत हो रही है, एक तरह से ये तासुर ये भी है कि जो सियासी इस्तेहकाम देना था पीपल्स पार्टी वालों ने, नून लीग ने, बड़ी जमात है, बड़े बड़े लीडरान हैं, वो उस तरह का सियासी इस्तेहकाम ला नहीं सके। अभी भी जहाँ पे बहस होती है, खान साहब का जिक्र आता है, हर टीवी प्रोग्राम में हम उसका जिक्र कर रहे होते हैं। तो अब कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में कुछ बुनियादी चीज़ों को छेड़ा जा सकता है। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि हो सकता है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सामने आए, नीचे लेवल तक इक़्तिदार या इख्तियारात की जो है वो उसको मुंतकिल किया जाए। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर कोई बहस हो रही है, कोई जेन्युइन डिस्कशन हो रही है, कि या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया गॉसिप है? देखिए, मैंने इसके ऊपर अपने तरीके से तो थोड़ी सी चीजों को कोशिश की है जानने की। कोई कॉन्क्रीट चीज तो इस हवाले से नहीं मिल रही कि आपको लगे कि जी यहाँ कुछ ऐसा है जिससे पता चले कि जी बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर काम हो गया है, फलाना हो गया है। हाँ, ये निजाम खुद को मजबूत जरूर कर चुका है, लेकिन ये इन डिफाइंस ऑफ समथिंग नहीं हो रहा कि जी हुकूमत का एक अपना सियासी किबला है या उनका अपनी सियासी डायरेक्शन है और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की तरक्की का सोच रही है और हुकूमत सिर्फ अपने याशी में या लल्ले तल्लों में पड़ी। ऐसा नहीं है।
अतर काज़मी साहब, जो इस वक्त ये हुकूमत है, ये इसी वजह से हुकूमत में है क्योंकि इसको वैलिडेशन हासिल है सबसे ताकतवर हल्के की, यानी मुक्तदरा की। अगर वो वैलिडेशन ना हो तो ये निजाम तो एक घंटा नहीं चल सकता, एक मिनट नहीं चल सकता। जो इमरान खान साहब की हुकूमत को वही इत्तेहादी है ना, बाय एंड लार्ज अगर आप देखें वही मुरक्कब है। तो अगर एक इशारे पे वो इधर उधर हो सकते हैं और तरीके अदम एतमाद कामयाब हो सकती है इत्तेहादी की, तो आज की हुकूमत के पास ऐसा क्या है? उनके पास वही है जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनके पास है। लिहाजा ये बातें तब्दीली 18वीं तरमीम के हवाले से उस पर रिजर्वेशन बिल्कुल मौजूद है, उस पर जरूर बात होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिंगल हैंडेडली कुछ कर लिया जाए क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े जेलसली गार्ड करती है 18वीं तरमीम को। और आप देखें माजी में भी जब नेहरू वाला मामला हुआ तो रिट्रीट करना पड़ा काफी लोगों को पीछे। अच्छा, ये जो नेहरू वाला मामला, मैं इसी तरफ आना चाहता था कि उसमें एक ख्वाहिश नजर आई कि रियासती सतह के ऊपर कुछ मामलात को ठीक करना है, लेकिन पीपल्स पार्टी का उसमें जो किरदार था उस पर फिर शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार हो। तो क्या ये शो नहीं करता कि जनाब ये सिस्टम के अंदर रहते हुए कुछ तब्दीलियां तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी मेजर चीज़ें आप तब्दील करना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, वो फिर मुमकिन नहीं है? बात ये है अजहर काज़मी साहब कि इसके लिए फिर ये भी होता है ना, मतलब कि अगर लेट्स से मैं और आप आज कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आज हमारे पास उसके लिए इंतजाम मौजूद नहीं है, तो फिर हम इंतजार करते हैं कि हमारे पास इंतजाम कब होगा। हम कहते हैं अच्छा जी हम फलानी जगह से अपना फंड इकट्ठा करेंगे या फलानी चीज बेचेंगे तो आज से 2 साल बाद हमारे पास ये इंतजाम होगा कि हम ये इमारत तामीर कर सकेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो हो सकता है ये भी सोच हो कि चले अगर इसके लिए अभी वो पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है या ताकत मौजूद नहीं है तो अच्छा चले 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट किया जाए फिर, और जो बुनियादी कुछ चीजें हैं उस वक्त की जाए ताकि किसी की जरूरत ना पड़े। शोर शराबा जरूर हो लेकिन जरूरत ना पड़े, और कम से कम अददी अक्सरियत इतनी जरूर हो कि जहां जो कुछ करना है वो आसानी से हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, इमरान खान साहब की ऑब्वियसली ये जो माफ़ी तलाफ़ी का जिक्र भी हुआ और ईद से पहले भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो रिहा हो जाएंगे, जल्द वो बाहर आ जाएंगे। आई डोंट नो, खबर की तो मुझे ऑब्वियसली शायद किसी के पास उस तरह खबर ना हो। आपका तज्जिया क्या कहता है? खान साहब 2025 में आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि कल अगेन सुप्रीम कोर्ट में भी उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, वो जमानतों का केस भी वहां तक पहुंच चुका है, कुछ केसेस उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हैं। 2025 क्या खान साहब हमें बाहर पब्लिक में नजर आएंगे? अदर काज़मी साहब, जिस तरह आपने अपने सवाल में खुद कहा कि हमें खबर का या हमें गैब का इल्म तो नहीं है, वो हम में से किसी को भी नहीं है। मैं जो ज़मीनी हकायक है उनको देखते हुए जो चीज़ आपको बता सकता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब 2025 में बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, और जो इरादे या जो हालात बन चुके हैं मुझे तो शायद उनकी जेल लंबी नज़र आ रही है। बाकी आपको पता है हमारे मुल्क में अगर कोई डील या सेटलमेंट होनी है तो वो रात को हो जाएगी और सुबह आपको पता चलेगा कि मामला ठीक हो गए हैं, कंसिडरिंग जो माजी में होता रहा। लेकिन आज की जो हकीकत है वो तो ऐसी है कि इमरान खान साहब मुझे बाहर आते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें कुछ वो कहते हैं ना, कुछ हालात का जबर होता है, कुछ शहर के लोग जालिम हैं, कुछ हमें भी मरने का शौक है। इमरान खान साहब का अपना इसमें कितना किरदार है? इसलिए कि कल भी मेरी हफीजुल्लाह न्याजी साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने अब जेल को एक्सेप्ट कर लिया है और उनको ये शायद वो समझते ही हैं कि सियासी तौर पर उनको फ़ायदा हो रहा है इससे। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पर तो वो ये कह, कोई उनका जो वोटर सपोर्टर है वो तो ये कह सकता है कि इमरान खान साहब ने जेल काट रहे हैं, वो 2 साल से ऊपर जेल में हो गए हैं, 3 साल से ऊपर हुकूमत से निकले हुए हो गए हैं, तो वो तो जेल काट रहे हैं ना। कोई देखिए 100 तरह की 100 बातें लोग करते रहे, लेकिन क्योंकि ये हकायक के मुनाफी हैं लिहाजा उस पर क्या हम बात करें। लेकिन कोई ये जो हुकूमत की तरफ से कुछ लोग कहते हैं जी कि बड़ा शोर मच गया वहां जी, वो कह रहे हैं मुझे निकालो, मुझे ये, देखिए बाहर आने का दिल किसका नहीं करता। मैं और आप तो शायद 15-10 मिनट ना अंदर गुजार सकें, कोई शख्स अगर 2 साल से अंदर बैठा हुआ है तो इसका मतलब है वो मेंटली तौर पर इतना स्ट्रांग है कि वो अंदर बैठा हुआ है। दूसरी बात ये है कि अतर साहब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये बेसिकली वो मोमेंट है जिसको आपने सीज करना होता है। खान साहब को जब वो मोमेंट मिलेगा वो उस अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे जो उन्हें फायदा देगी।
बाकी जो बातें हैं वो लंगर गप है जी के बाहर आ जाएं और खामोश रहें और प्लान करें, वो इतनी बेतुकी बातें हैं कि जैसे कोई आपको और मुझे कह दे कि अच्छा भाई आप सहाफत छोड़ दें तो फिर हम क्या फल फ्रूट की रेडी लगाएंगे, क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब जो कितने पॉपुलर लीडर हैं, उनको कहा जाए कि आप भाई सियासत छोड़ दें या आप चुप करके बैठ जाए, तो वो कहेंगे भाई मैं पॉपुलर भी हूं तो मुझे क्या जरूरत है चुप करके बैठने की, मुझे बनी काला जाने की क्या जरूरत है। तो लिहाजा ये जो ऑफर की बातें हैं ये भी हमें बेतुकी बातें हैं, ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। हाँ, खान साहब ने सियासी तौर पर जरूर गेन किया है, और एक बात फैक्ट है कि ये बात हर एक को पता है कि आज भी, मैं हमेशा कहता हूं लोग बुरा मनाते हैं, लेकिन जब मुझे पता लगता है कि इमरान खान की रेलेवेंस तो अपनी जगह, इमरान खान की मकबूलियत भी बाय एंड लार्ज वही है जो पहले थी, तो वो तो फिर अनडिनाइबल फैक्ट है ना, उसको कोई कैसे मस्त कर सकता है। अच्छा, आखिर में जरा ब्रीफली बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये बातें भी, ये खबरें भी आ रही थी जंग से वो इलेक्शन लड़ेंगे, इस किस्म की भी चीजें सामने आ रही थी। आपको लगता है कि फिलहाल कोई ऐसा काम हो सकता है, ऐसी पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि किसी जगह मैं, आपको पता है हमारा एक ही सहाफियों का ठरक होता है कि भाई हमें बेसिकली एक्सेस हो और खबर, वो आपका भी शौक होगा, वो मेरा भी शौक है। तो मैं किसी जगह बैठा हुआ तो किसी एक शख्सियत ने, बड़ी ताकतवर शख्सियत थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरह निजाम चल रहा है इसमें शहबाज शरीफ साहब के जो चेहरा है उसे जबानी याद कर दीजिए। तो उसको, उसका मतलब तो यही निकलता है कि जो चल रहा है निजाम ये इसी तरह चलेगा। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि इस निजाम ने अपनी नजरें बड़ी दूर गाड़ रखी हैं, वो अलग बात है कि ऐसा होता है या नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह की जात को पता। चलें, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सहाफ़ियों की ख्वाहिश होती है कि जी ताकतवर लोगों से मिलें, कोई खबरें हमारे पास भी आएँ। हम उतने लकी नहीं हैं जितने सोहेल वड़ाइच साहब हैं, लेकिन मैं भी, क्या पता किसी दिन हमारी भी कोई ऐसी जरूर इंटरेक्शन हो जाए और हमें भी चीज़ें पता चले। एनीवे, मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक जी। आप थोड़ी सी बात कर लें ज़राअत की। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, और पहले जो अदाद-ओ-शुमार आए थे उससे पता चला था कि पाकिस्तान में जो मेजर फसलें हैं उनकी पैदावार में कमी आई है। हालिया ये जो सीज़न है, ये जो बारिशें हैं, सैलाबी सूरत हाल है, क्या इससे किसान मज़ीद मुतासिर हो सकता है? इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ इस तरह की खबरें भी आई हैं कि पंजाब के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में कॉटन की जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे कपास को एक तरह से प्रोसेस किया जाता है, वो तकरीबन 50% फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो गैर फाल हो चुकी हैं। उसकी क्या वजह है, कोशिश करेंगे कि इस पे भी बात करें। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, जो चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल है, क्या इससे किसान को मज़ीद नुकसान का अंदेशा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। शुक्रिया काज़मी साहब आपका और आपके चैनल का। जी काज़मी साहब, बिल्कुल मुतअस्सर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिशें हो रही हैं वहाँ पे फसलों के ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, और जहाँ बिल्कुल नहीं बारिश हो रही तो वहाँ भी फसलों का गर्मी की हीट की वजह से कपास जो है वो बहुत ज़्यादा मुतअस्सर हो रही है। और कपास का बुरा हाल है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा है कि 50% जो है वो जिनिंग फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। उसके और भी बहुत से असबाब हैं कि हुकूमती पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नहीं है। जो हमारे हुक्मरान हैं जो ज़राअत के हरूफ अबजद से वाकिफ नहीं है काज़मी साहब, वो बैठ के इन बंद कमरों में जो है वो हमारी किस्मतों के फैसले कर देते हैं। और हमारा जो इस वक्त हाल है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे साथ ये हुकूमत कर कह रही है, और ये बाय डिज़ाइन हो रहा है। मैं समझता हूँ ये इस तरह नहीं है कि बैठे बिठाए जो है, यानी मेरे जैसा एक आम आदमी जो है वो समझ रहा है, और ये जो इतने पढ़े लिखे PhD हमारे ब्यूरोक्रेट जो है वो जो इतनी मराहत लेते हैं, बच्चों को इतनी आसाइश और आराम और तनख्वाहें और मराहत जो हैं वो इनको इसीलिए दी जाती हैं कि ये आम आवाम को कुचलें, ये आम आवाम को जो है वो ये सोचने का ही ना मौका दें कि उनके साथ पर बुखारी साहब, हम तो सुन रहे थे कि ज़राअत के अंदर भी जिद्दत लाई जाएगी, चाइना से कोई टेक्नोलॉजी आएगी, कहीं और से कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे पैकेजेस का भी जिक्र हुआ, ट्रैक्टर्स देने की बात हुई, तो तासुर तो ये था कि ज़राअत में अब बेहतरी आएगी।
जी काजमी साहब, मैं आपको बता दूं, वो बेहतरी जो आई है, आप मुझे बताएं, पिछले साल जो है वो वाहिद जो है एग्रीकल्चर का शोबा था जिसने 6.5 जो है वो ग्रोथ की। और फिर उसके बाद जो है वो इनकी ये पॉलिसियां आई, इनकी ये स्कीमें आई, टैक्स स्कीम्स आई, इनके ये किसान कार्ड आए, और इनकी ये बहुत सारी जो इश्तिहारी जो है मुहिम वो चलाई गई। और उसका असर ये हुआ कि पिछले साल जो जो गन्नम है वो 29 लाख टन कम हुई, और कपास जो है वो आप देखें कि 300% जो है वो इंपोर्ट हुई। ये इनकी पॉलिसियों का, ये कहते हैं उड़ान पाकिस्तान। मैं कहता हूं क्या ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो उड़ान पाकिस्तान है या बहरान पाकिस्तान है? फिर इन्होंने चीनी खुद जो है वो एक्सपोर्ट की इजाजत दी, और जो है वो 300 अरब रुपए का जो है इस वक्त डाका अवाम की जेब पे पड़ चुका है। काजमी साहब, उससे मुतासर आप होते हैं, मैं होता हूं, आम आवाम जो हम हैं वो होते हैं। इनके तो अल्ले तल्ले वैसे ही लगे हुए हैं, इनके बाहर की दुनिया के दौरे लगे हुए हैं, आए दिन जनाब ये बाहर की सैरें कर रहे हैं। और देखें चीनी के फैसले करते हैं इसहाक डार साहब, सुभान अल्लाह। देखें अब वो किस तरह से उसको जो है वो डील कर रहे हैं कि पहले एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, फिर उसके बाद जनाब अब इंपोर्ट के लिए टेंडर लग गया। उसमें भी किसानों की बर्बादी है, उसके पीछे भी काजमी साहब एक कहानी छुपी हुई है कि अभी जो है क्रशिंग सीजन जो है वो नवंबर में शुरू होना है, इनकी चीनी जो है वो अब आ जानी है, ये बता रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर। और उसके बाद जनाब वो चीनी मार्केट में आएगी, चीनी का रेट डाउन करेंगे और फिर कहेंगे कि चीनी का रेट डाउन है, और इसलिए किसानों को जो है वो कोई हक नहीं है कि वो गन्ने का अच्छा रेट लें। और पिछली दफा एक और इन्होंने बददयांती की है कि जो रिपोर्ट के अंदर ये कहा है कि किसान को बहुत अच्छा गन्नम का अपना गन्ने का रेट मिला। काजमी साहब, आप यकीन कीजिए कि इन्होंने जो लूट मार पिछले सीजन के अंदर शुगर मिल्स ने की है, मैं कहता हूं उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये तो मैं जो है अब आपको क्या बताऊं कि हमारे साथ क्या गंदम के अंदर क्या हुआ। अच्छा, इस वक्त बुखारी साहब, इस वक्त जो किसानों का मेजर कंसर्न क्या है? अभी कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन्होंने आगे आना है, और उसके ऊपर भी किसानों के कंसर्न्स हैं कि अगर उनको इस वक्त जो है चीज़ों को नोट ना किया गया, चीज़ों को ना देखा गया, तो ज़राअत के शोबे को मजीद नुकसान पहुंच सकता है? जी काजमी साहब, उसमें कॉटन है जो इस वक्त जो है उसकी पिकिंग है, शुरू है, और जो है उसके कोई पुरसाने हाल नहीं है, न कोई उसका रेट है। देखें, जब ये कहते हैं कि फ्री मार्केट, तो फिर फ्री मार्केट का ये मकसद नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर बगैर सब्सिडी के ज़राअत कोई मुनाफा बख्श काम नहीं है। देखें, हम जो है उसके बाद दूसरी फसल जो है वो गंदम आ रही है। अब गंदम की ये है कि 3 करोड़ टन जब पैदा हुई और उसके बाद ऐलान कर दिया कि हम गंदम जो है वो नहीं लेंगे, और फिर आपने हश्र देखा कि किसान जो है सफ़े मातम बिछी हुई है। काजमी साहब, इनको हमारी चीखें, इनको पुकार, इनको मीडिया की जो है ये बातें, ये इनको बिल्कुल नहीं सुनाई देती। इनको पता है कि इनको मतलब जिसने वोट लेके आना होता है उसको तो ये फिक्र होती है कि मैंने अवाम में जाना है। मोहतरम, ये ताजरों को मिलते हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को मिलते हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बुलाए ना आर्मी चीफ साहब। नहीं, आपने बात की है तो यकीनन फील्ड मार्शल साहब ने तो पिछले दिनों बिजनेसमैन से भी मुलाकात की और सारी उनकी बातें सुनी, उनके मसाइल हल करने की भी कोशिश की। अगर आप ये कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो हो सकता है यकीनन वो आपको भी बुलाएं और किसानों के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी वो सुने। जी काजमी साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी गंदम की मैं आपको बात कर रहा था। गंदम जो है किसान इस दफा नहीं बीजेगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बता रहा हूं हुकूमत को भी, और जो है वो किसानों ने हर जगह पे ये बात सोशल मीडिया के अंदर जो है वो पूरी शिद्दत के साथ है कि प्यारा किसान जो है वो गंदम नहीं बीजेगा, और जब वो गंदम नहीं बीजेगा ये इंपोर्ट करेंगे। इस वक्त भी 3200-3300 रुपए जो है आलमी मंडी के अंदर रेट है। आप ये बताएं कि वहां से जब यहां पहुंचेगी तो उसका क्या रेट होगा? क्या अपने किसान को जो 2023 का रेट था वो रेट ये क्यों नहीं देते, और फिर ये IMF का सहारा लेते हैं? मुझे बताएं कि इनके
हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ रही है, चीफ जस्टिस की मराहत बढ़ रही है, अदलिया उससे जो है वो सरफराज हो रही है, फैज़याब हो रही है, और दीगर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो हो रही है। वहां पे इनको जो है IMF कुछ नहीं कहती, अगर कहती है तो वो किसानों के इसके ऊपर के जी आप रेट जो है वो किसानों को ना दें। आज काज़मी साहब, आज रेट गंदम का बढ़ गया है। मुझे बताएं कि चीनी के रेट पे वजीर आला ने या वजीर आजम ने क्या किया। वजीर आजम ने कहा कि नोटिस ले लिया, वजीर आजम ने कहा कि ECL में डाल दो, मगर उसका क्या नतीजा निकला कि आज भी चीनी आपको 200 रुपए जो है वो मिल रही है, क्योंकि वो खुद इनकी मिले हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अच्छा पाकिस्तान को। बुखारी साहब, जरा आखिर में ये बताइएगा, आप गंदम का बार बार जिक्र करते हैं और किसान कहते हैं गंदम की फसल में 2000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ऑन एवरेज हर साल पाकिस्तान में गंदम की कितनी पैदावार होती है, और इन सारे हालात के बाद अगले साल कितनी पैदावार मुतवक्को है? काज़मी साहब, 2 करोड़ और 90 लाख टन जो है वो हमारी जरूरत है। पिछली दफा सरप्लस हो गई, 3 करोड़ टन हो गई, और अब जो आपने कमी पूछी है तो कमी मेरे अंदाजे के मुताबिक 60 लाख टन जो है वो गंदम कम होगी। गंदम किसान नहीं बीजेगा, किसान कैनोला बीजेगा, किसान सरसों बीजेगा, किसान प्याज बीजेगा, किसान लहसुन बीजेगा, किसान और दीगर फसलें बीज लेगा। लेकिन ये जिद है हमारी कि इन्होंने हमारे बच्चों का रिस्क मारा है, इन्होंने हमारा मौशी कत्ल किया है। हम ये कहते हैं कि जिस तरह क्लर्क कलम छोड़ हड़ताल करता है तो आप देखें कि दफ्तर सुनसान हो जाते हैं। डॉक्टर्स अगर अपनी हड़ताल करते हैं, अब हमने भी सोचा है कि इनका मुकाबला हम इस तरह से करेंगे कि गंदम हम अपनी जरूरत की बीजेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा, पिछले साल भी कम हुई है 29 लाख टन, और इस दफा एक अंदाजे के मुताबिक जब मुझे बचता ही कुछ नहीं है, मेरा खर्चा जो है काज़ी साहब वो 3500 रुपए के लगभग जो है मेरा खर्चा है। आज आप देखें, ये कहते हैं कि जनाब आप जो है वो 2018 की हुकूमत को कोसते हैं। मुझे बताएं कि उस वक्त तो किसान खुशहाल था, उस वक्त तो हमें यूरिया की बोरी 1600 से 1800 रुपए में मिल रही थी, और उस हुकूमत के अंदर, इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो है वो DAP की बोरी 6000 से 8000 रुपए में मिल रही थी। आज हमें वही बोरी जो है 13000 रुपए में मिल रही है। उस वक्त हमारी फसलों के रेट बेहतर थे, उस वक्त कपास की पैदावार आप देख लें बेहतरी की तरफ थी, लेकिन आज जो है ये बाय डिजाइन किया जा रहा है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठ के ये अपना फैसला कर देते हैं कि जनाब जो है किसानों को ये रेट मिलना है, वज़ीर आला साहबा कहती हैं ठीक है। तो मुझे बताएं कि किस तरह से ये मुल्क चला लेंगे। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें जॉइन बुखारी साहब बता रहे थे कि बुनियादी मसला ये है किसान का कि गंदम के ऊपर जितनी लागत आती है वो लागत पूरी नहीं होती, किसान को नुकसान होता है, तो फिर यकीनन किसान दीगर ऑप्शंस की जानिब सोचेगा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन बुखारी साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।